मैं हूं डॉक्टर राजेश ठाकुर, अपने चैनल डॉक्टर राजेश ठाकुर इंग्लिश ग्रामर सीरीज के एक नए अंक के साथ। आज मैं आप लोगों को ग्रामर से हटकर राइटिंग सेक्शन से जुड़ी हुई एक टॉपिक स्टोरी राइटिंग के बारे में बताने जा रहा हूं, जो सीबीएसई बोर्ड के लिए भी इम्पोर्टेंट है और जनरल डे टू डे लाइफ राइटर के लिए भी, फ्रीलांस राइटिंग जो करते हैं उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो स्टोरी राइटिंग, हम अब चलते हैं स्टोरी राइटिंग। यह एक स्टोरी राइटिंग एक लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है। इट इज ए लॉन्ग आंसर टाइप ऑफ क्वेश्चन, जिसमें अलग अलग तरह से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं सीबीएसई बोर्ड में। आज मैं उसका इम्पोर्टेंट फीचर्स, प्रोसेस ऑफ राइटिंग और एग्जाम्पल्स के साथ मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं। यह वीडियो से यदि आप लाभान्वित हों, ये अच्छा लगे तो आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सबसे पहले मैं बताने जा रहा हूं कि एक अच्छी कहानी का इम्पोर्टेंट फीचर्स क्या होता है। मैं नोट आप लोगों को अंग्रेजी में दे रहा हूं, समझा रहा हूं हिंदी में। स्टोरी राइटिंग, इम्पोर्टेंट फीचर्स ऑफ अ गुड स्टोरी। एक कहानी, बिल्कुल एक कहानी का जो एक थीम है वह एक ही होना चाहिए। ये नहीं कि एक कहानी में दूसरा कहानी जोड़ दें। तो स्टोरी मस्ट हैव अ वेल डिफाइंड सब्जेक्ट मैटर और थीम। इसका एक कहानी का एक ही थीम होना चाहिए। इसका प्लॉट जो है, कहानी की प्लॉट, वह स्पष्ट होना चाहिए कि किस तरह से आगे बढ़ रहा है। इसके कैरेक्टर्स जो होते हैं वह अच्छी तरह उसका डिस्क्रिप्शन होना चाहिए। कैरेक्टर्स शुड बी पोर्ट्रेड इन अ सिस्टमेटिक वे। उसके बाद है कि कहानी इंटरेस्टिंग होना चाहिए, एंजॉयबल होना चाहिए। नेक्स्ट जो पॉइंट है कि उसका एक्शन फास्ट मूविंग होना चाहिए। स्टोरी राइटिंग में इट शुड हैव अ फास्ट मूविंग एक्शंस। ये नहीं कि एक चीज को, एक दृश्य को वर्णन करने लगे तो वहीं पर जाकर अटक गए नॉवेल की तरह। तो यह उपन्यास नहीं लिखना है, बल्कि स्टोरी आप लिख रहे हैं। उसके बाद जो कहानी का अंत होता है वह क्लियर होना चाहिए। इट शुड हैव अ क्लियर कंक्लूजन। और लास्ट में इसका मॉरल हो भी सकता है, मॉरलिटी, हमने क्या लेसन लिया, वह हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो ये गुड स्टोरी का इम्पोर्टेंट फीचर्स है। कभी कभी बच्चों के लिए जो कहानी होती है उसमें तो कोई बहुत अधिक मॉरल हर जगह नहीं होता है, लेकिन जो सीबीएसई बोर्ड 10th के विद्यार्थी, 9th-10th के विद्यार्थी जो लिखते हैं स्टोरी राइटिंग, उसमें इन चीजों को ध्यान रखना पड़ता है। अब हम आते हैं टाइप ऑफ स्टोरी राइटिंग में। टाइप ऑफ स्टोरी राइटिंग 3 तरह से पूछा जाता है परीक्षा में। जो स्टोरी राइटिंग है, एक होता है आउटलाइंस दिया रहता है, दूसरा रहता है कि सेंटेंस की शुरुआत रहती है दिया हुआ और आपको बाकी पोर्शन लिखना है, और तीसरा रहता है कि सेंटेंस का कभी कभी एंडिंग दे देता है और उसको लिखना रहता है। तो अब हम जो हैंडल कर रहे हैं, नेक्स्ट पॉइंट है वह स्टोरी फ्रॉम आउटलाइंस, जो परीक्षा में अधिकांशतः यही पूछता है और कभी कभी बाकी जो टाइप है उसमें पूछा जाता है। तो स्टोरीज फ्रॉम आउटलाइंस। एन आउटलाइन स्टोरी इज जस्ट लाइक ए स्केलेटन। आउटलाइंस जो दिया रहता है परीक्षा में, वो एक तरह का स्केलेटन है जो हाईलाइट करता है कि स्टोरी इस तरह से आगे बढ़ेगी। आवर इमेजिनेशन प्लेज अ वाइटल रोल। इसमें हमारी जो कल्पना शक्ति है, इमेजिनेशन, वह बहुत मायने रखती है। तीसरा जो पॉइंट है कि स्टोरी शुड बी ड्रेस्ड एंड डेकोरेटेड इन अ ब्यूटीफुल लैंग्वेज। हमारी लैंग्वेज भी बहुत अच्छी होनी चाहिए कहानी के लिए, नहीं तो फिर यह समस्या हो जाती है कि उबाऊ लगेगा। अब हम नेक्स्ट पॉइंट आते हैं कि आखिर हम कहानी लिखेंगे कैसे। प्रोसेस ऑफ राइटिंग स्टोरीज। तो सबसे पहले जो दिया हुआ आउटलाइंस है, पहला पॉइंट, आउटलाइंस को आप सावधानी पूर्वक पढ़िए। दूसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसमें मेन पॉइंट्स को आप पास्ट टेंस में, स्टोरी हमेशा पास्ट टेंस में लिखा जाता है, तो उस मेन पॉइंट्स को आपको डेवलप करना है कि क्या क्या बीच में कौन कौन से पॉइंट को भरना है। क्योंकि खाली आउटलाइंस को उतार दीजिएगा तो कहानी तो नहीं होगी ना, एक तरह से समरी हो जाएगी।
उसके बाद जो तीसरा है कि सेंटेंस, हम स्टोरी राइटिंग में सेंटेंस अलग अलग तरह के यूज करेंगे। फिर है कि डोंट गो अवे फ्रॉम द मेन थीम ऑफ द गिवन आउटलाइंस। जो आउटलाइंस दिया हुआ है हम कहानी उसी में उसको सेलेक्ट करेंगे, ये नहीं कि हम आउटलाइंस से बाहर भागते हैं। जो पांचवा पॉइंट है उसमें है कि कहानी में कभी कभी हम लोग डायलॉग्स भी देना चाहिए, कन्वर्सेशन दो कैरेक्टर्स के बीच में, लेकिन बहुत अधिक नहीं। इससे हो जाता है कि कहानी बहुत ही लाइव, नेचुरल और इंटरेस्टिंग बन जाता है। और लास्ट से पहले जो है वह है कि टाइटल, कहानी में टाइटल जरूर देना है, नहीं तो फिर कहानी नहीं रहेगी, वो दूसरी बात हो जाएगी। और परीक्षा में टाइटल पर भी मार्क्स आता है जो फॉर्मेटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से दिया जाता है। टाइटल किसी आदमी के कैरेक्टर के नाम से हो, जो कैरेक्टर है उसमें उसके नाम पर हो सकता है, या ऑब्जेक्ट या इंसिडेंट से, या कोई प्रोवर्ब से भी हो सकता है। और लास्ट में हमें यू विल हैव टू रिवाइज इट केयरफुली टू अवॉइड ग्रामेटिकल मिस्टेक्स और स्पेलिंग मिस्टेक्स। अब जो आगे का पॉइंट्स है वो हम एक एग्जाम्पल के साथ आपको इन पॉइंट्स को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं कि कहानी में अब मैंने जो इतना बताया तो फिर उसका यूज कैसे हुआ। देखिए मैंने एक आउटलाइंस आप लोगों के लिए दिया हूं, जैसे ए प्रिंस वुड गो टू द रिवर फॉर ए बाथ डेली, अ क्रो पिक्ड अप हिज गोल्ड नेकलेस, placed it in the hollow trunk of the tree. The princess maid found in the hollow of the tree the necklace and a snake sitting on it, killed the snake to get back the necklace. The crows felt happy. The snake used to eat their eggs. इन आउटलाइंस को पढ़ने के बाद हमें ऐसा लगता है जैसे एक कहानी जो घूम रहा है वह स्नैक और क्रो के बीच में है, जो उसका अंडा उसके बच्चे के लिए जो अंडा वो देती थी कौवा, उसको वो खा जाता था। लास्ट पॉइंट देखिए, द स्नेक यूज्ड टू ईट देयर एग्स। तो यहाँ पर कहानी किस तरह से है, प्रिंस से है, उसका नेकलेस से है, और फिर उसके एग जो अंडे हैं उसको खाने के उद्देश्य से दिया गया है। तो कुल मिलाकर के जो कहानी है उसका टाइटल हमने दिया है द क्रोज एंड द स्नैक, द क्रोज एंड द स्नैक, क्योंकि ये पूरे आउटलाइंस को ध्यान से सुनने पर, देखने पर, पढ़ने पर देखिए कि पूरी कहानी का टाइटल इसके राउंड घूम रहा है, इसलिए मैंने टाइटल दिया। आप इससे भी अलग करके कुछ टाइटल दे सकते हैं, ऐसा नहीं कि ये 2+2=4 वाली बात है। ये लिटरेचर है, राइटिंग सेक्शन है, तो यहाँ पर आपको इस तरह से सेलेक्ट करना होगा। तो पहला इसका टाइटल पर भी मार्क्स आपको मिलेगा बोर्ड एग्जाम में, द क्रोज एंड द स्नैक। अब शुरुआत में जो देख रहे हैं ए प्रिंस खाली दिया हुआ है, तो कहानी कहने का अंदाज है, हम अपने ढंग से कहानी लिखते हैं। तो यहाँ पर कहानी जैसे हमने स्टार्ट किए, देयर वाज ए प्रिंस ऑफ ए किंगडम, अपने ढंग से स्टार्ट किए हैं। वंस अपॉन ए टाइम से भी आप स्टार्ट कर सकते हैं, हमने देयर वाज से स्टार्ट किया है, देयर वाज ए प्रिंस ऑफ ए किंगडम, ही वुड गो टू द रिवर फॉर ए बाथ डेली, जो आउटलाइंस में आपको दिया हुआ है। वन डे ही प्लेस्ड हिज गोल्ड नेकलेस ऑन हिज क्लॉथ्स। देखिए वन डे यहाँ पर नहीं दिया हुआ है, आउटलाइंस में नहीं दिया है, इसे मैंने अपने तरफ से जोड़ा है, क्योंकि उसके बाद दिया है क्रो ने उसकी गोल्ड नेकलेस को उठाया, इसलिए यहाँ पर कहानी का थोड़ा अपना इमेजिनेशन तो जोड़ना होगा ना। तो वन डे ही प्लेस्ड हिज गोल्ड नेकलेस ऑन हिज क्लॉथ्स, ही एंटर्ड द रिवर, जो कि अपने मन से हमने जोड़ा है। सडनली अ क्रो पिक्ड अप, यहाँ पर सडनली शब्द जोड़ने पर एक ड्रामेटिक चेंज लगता है, जैसे कहानी में आगे बढ़ रहा है। सडनली ए क्रो पिक्ड अप द गोल्ड नेकलेस, he placed it in the hollow trunk of a nearby tree. The prince ordered his men to find it out. अब उसने अपने आदमियों को आगे उसको खोजने के लिए ऑर्डर किया, आदेश किया। The men reached the tree. They looked inside the hollow of the tree
They saw the gold necklace there and a snake sitting on it. They picked up sticks. अब देखिए यहाँ पर picked up sticks दिया नहीं है, लेकिन किलिंग करने से पहले वहां पर जो आपको किल्ड द स्नेक दिया हुआ है, तो यहाँ पर आपको केवल दे पिक्ड अप स्टिक्स एंड किल्ड द स्नेक टू रिमूव द नेकलेस. दे टुक द नेकलेस टू द प्रिंस. द पेरेंट्स क्रो फेल्ट हैप्पी. अब यहाँ पर अपने वहां पर दिया हुआ है द क्रोज फेल्ट हैप्पी. द स्नेक वाज देयर एनेमी. अब अपने मन से यहाँ पर जोड़ना होगा क्रिएट कहानी के लिए थोड़ा सा. द स्नेक वाज देयर एनेमी. इट यूज्ड टू ईट देयर एग्स इन देयर एब्सेंस. यहाँ पर जो दिया हुआ है ना, लास्ट जो आउटलाइन है, द स्नेक यूज्ड टू ईट देयर एग्स, तो यहाँ पर वो सेट हो गया है ना. द स्नेक वाज नाउ डेड एंड दे कुड ले देयर एग्स सेफली. तो ये कंक्लूजन है, इसे कहते हैं कंक्लूजन. अब लास्ट में मोरलिटी जो मॉडल है वो दिए हुए हैं कि वेयर फिजिकल पावर फेल्स इंटेलिजेंस विंस. तो यहाँ पर चूंकि वह कौवा उससे लड़ नहीं सकता था, इसलिए यहाँ पर बुद्धि का इस्तेमाल किया और सांप को मार दिया. इस तरह से एक कहानी है. तो आप लोगों को यह वीडियो पसंद हो, लाभान्वित थोड़ा भी लाभ हुआ हो, तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें. थैंक यू.